नमस्कार, ओआरएस मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ स्वामी जीवन वर्धमान और आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ हमारी ओआरएस मीडिया टीम से। आप हैं स्वामी प्रेम पूर्णा फ्रॉम थाईलैंड और हमारे अगले टीम मेंबर हैं अग्नि साक्षी जी, जो कि अभी स्टूडियो में कनेक्ट नहीं हुए हैं। तो आज का एपिसोड हमारे लिए बहुत ही अहम है क्योंकि इस एपिसोड के साथ ओआरएस मीडिया की शुरुआत होने वाली है। ओआरएस मीडिया मतलब ओशो रजनीश संघ। तो ये हमारी छोटी सी कोशिश है ओशो प्रेमियों को जोड़ने की, ओशो का प्रेम बांटने की और साथ में फेलो सीकर्स को साथ में एक दूसरे के साथ चलने की। तो अग्नि साक्षी जी अभी तक आई नहीं, तो चलिए प्रोग्राम शुरू करते हैं और मैं इंट्रोड्यूस कराता हूं आपको हमारे आज के गेस्ट से, जिनके इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उनका नाम ही काफी है। उनका नाम है श्री कमलेश पांडे जी, लेकिन ओशो संन्यास वर्ल्ड में उनका नाम है स्वामी आनंद कमलेश जी। स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार स्वामी जी, हमारे प्रोग्राम में आने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, थैंक यू वेरी मच स्वामी जी। आपका धन्यवाद तो बुलाने के लिए। आपका धन्यवाद बुलाने के लिए। ओशो और मेरे को स्वामी प्रेम पूर्णा है तो फिर बात ही क्या है। बिल्कुल सही बोला सर स्वामी जी आपने। तो प्रेम पूर्णा जी, आप कमलेश जी से पहला सवाल पूछना चाहेंगे या मैं पूछूं? हाँ जरूर। हाँ मैं ये जानना चाहता हूँ स्वामी जी आपसे हाँ कि आपने इसका एक शीर्षक दिया है हाँ कि जो ओशो से प्रेम करते हैं वो कहाँ है। हाँ तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ओशो से प्रेम करने वालों का अभिप्राय क्या है आपका, क्योंकि मेरे देखे जो अंदर बैठे हैं वो भी ओशो से प्रेम कर रहे हैं और रॉयल्टी खा रहे हैं, जमीन बेच रहे हैं। जो बाहर हैं वो भी अपने निजी स्वार्थ बस, निजी किसी काम बस ओशो को प्रेम कर रहे हैं। जो संचालन कर रहे हैं और उससे उनकी आजीविका चल रही है वो भी ओशो से प्रेम कर रहे हैं। तो मैं ये प्रेम पूर्णा जानना जी का चाहूंगा कनेक्शन। हाँ हाँ मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो भिन्न भिन्न तरह का प्रेम नजर आ रहा है, इसमें आप कौन सा प्रेम की तलाश कर रहे हैं और कौन से लोग सचमुच आपके नजर में प्रेमी हैं। हाँ। पहली बात तो ये कि ओशो स्वयं प्रेम थे। वो प्रेम कोई संबंध या रिश्ता नहीं था। वो प्रेम कोई संबंध या रिश्ता नहीं था। वो प्रेम एक अनुभव था कि ओशो को देख के हमें अपने भीतर कुछ जो सोया हुआ था उसके जागने का एहसास हुआ, जो हमें अंदाजा भी नहीं था कि हमारे अंदर ये है। ओशो की उपस्थिति जो थी उसने हमारे भीतर जो जगाया। तो जहां तक उसका सवाल है, हालांकि प्रेम का दावा करने वाले बहुत लोग हैं, प्रेम सो कॉल्ड प्रेम करने वाले बहुत लोग हैं, प्रेम का दिखावा करने वाले बहुत लोग हैं, मगर सच में ओशो का जो प्रेम था या ओशो जिस प्रेम की बात किया करते थे वो प्रेम कितनों के अंदर है, उस प्रेम का अनुभव कितनों को हुआ है, इसके ये बताना बड़ा मुश्किल है। हुआ होगा जरूर, कुछ लोगों को अवश्य हुआ होगा, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। क्योंकि अभी जो मैं देख रहा हूं ओशो जगत में जो हो रहा है, और मैं उसका उदाहरण भी दूंगा कि ये अजीब सा इत्तेफाक हो रहा है। उदाहरण दे दो कि अभी शायद आपने अगर अगर व्हाट्सएप ग्रुप में आप हैं तो आपने देखा होगा, व्हाट्सएप ग्रुप में शब्दों के तीर चल रहे थे एक दूसरे के खिलाफ। ओशो सन्यासी जो थे एक दूसरे की टांग खींचने में, एक दूसरे का मजाक उड़ाने में, एक दूसरे के खिलाफ शब्दों के तीर छोड़े जा रहे थे। और ये बड़ी चिंता का विषय था, वो इसलिए, खासतौर से इसलिए
कि शायद 7 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे की पेशी है। ओआईएफ ने जो एक अपील दायर की है सुप्रीम कोर्ट में कि उन्हें क्रॉस एग्जामिनेशन से राहत दी जाए, उनसे कोई सवाल न पूछा जाए। जो हाई कोर्ट ने अधिकार दिया था हमें कि हम ओआईएफ से सवाल पूछ सकते हैं, उनको एग्जामिन कर सकते हैं, उसके खिलाफ वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में करीब 7 तारीख के आसपास वो मुकदमे की पेशी है। हमारे इधर से भी वकील हैं, अच्छे वकील हैं, वेणुगोपाल जी अच्छा काम कर रहे हैं। जी। मुझे ताजुब ये हुआ कि क्या इन कमबख्तों को ये एहसास नहीं है कि ये जो शब्द युद्ध चल रहा है व्हाट्सएप पे एक दूसरे के खिलाफ, इसका फायदा ओआईएफ उठा सकता है। वो बोल सकता है कि ये लोग आपस में इतने बिखरे हुए हैं, टूटे हुए हैं, अब इनको अधिकार देके क्या फायदा होने वाला है। जी। और इस वक्त भी मेरे अंदर सबसे बड़ा संकोच है या जो एक तरह से अनुशासन ये है कि हाँ, हम ऐसा कुछ भी ना कहें या बोलें जिसका फायदा ओआईएफ उठा ले सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ भी इस प्लेटफॉर्म पर भी ओआरएस मीडिया लाइव पर भी हमें ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए या बोलना चाहिए जिसका फायदा ओआईएफ वाले सुप्रीम कोर्ट की अपनी अपील में उठा ले हमारे खिलाफ। जी। तो अभी आपस में हमारे जो भी मुद्दे हों वो अलग बात है, उस पर मैं बात करूंगा, मगर मेरे मन में बड़ा एक बहुत बड़ी चिंता थी कि अगर ये बात, क्योंकि जाहिर है कि हमारे बीच में जो कुछ भी होता है उनको पता चलता है, क्योंकि हमारे बीच में उनके जासूस हैं, ये सब जानते हैं। ऐसा नहीं कि उनको कुछ पता नहीं है, उनको सब पता चलता है हमारे यहाँ हम क्या बोल रहे हैं और हमारे बीच क्या व्हाट्सएप पे चल रहा है, फेसबुक पे क्या चल रहा है, वो सब उनको पता रहता है। तो मेरे अंदर बड़ी चिंता थी। तो इसी बीच ओशो ध्यान प्रतिष्ठान के जो एक ट्रस्टी हैं स्वामी ध्यान अमीन ए मनोज, उनका फोन आया जी। क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे खिलाफ भी बहुत बातें की जा रही थी मेरे संबंध में कि मैं फिल्म वाला हूँ, यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं जी। फिल्म वाला हूँ, यहाँ क्या कर रहा हूँ, वगैरह वगैरह, और जी। मैं क्या यहाँ ज्ञान बघार रहा हूँ। जी। उनका फोन आया कि देखिए हम स्वामी जी, हम बहुत आहत हैं आपके बारे में, जो व्हाट्सएप पे बयान आ रहे हैं, जो टिप्पणियां आ रही हैं वो अशोभन है, हम नहीं चाहते कि ये हो। खैर उनकी मंशा कुछ और थी। उन्होंने पहले मुझे खुश करने की बहुत की कोशिश की। मैंने कहा देखिए मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता मेरे ऊपर क्या टिप्पणियां की जा रही हैं या कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मैं काफी देख चुका हूँ। आप बताइए आप क्या चाहते हैं मुझसे। तो स्वामी ध्यान अमीन ने कहा, ए मनोज ने, कि आप ऐसा कीजिए, एक अपील डाल दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में, जो ओशो मैसेंजर्स ग्रुप है, ओशो मैसेंजर्स, जिसमें लगभग सभी लोग हैं। एक अपील डाल दीजिए कि भाई 7 अगस्त तक ये युद्ध विराम रहेगा, सीज फायर। ये सारी जो एक दूसरे के खिलाफ जो शब्द बाण छोड़े जा रहे हैं, इनको रोक लें, अपने घोड़े रोक लें, अपनी अपनी अपने हथियार, तलवारें, भाले सब अंदर कर लें। 7 अगस्त तक कम से कम इसको रोक लें और 7 अगस्त के बाद हम बैठेंगे टेबल पे सबके साथ, जिनकी शिकायतें हैं, जिनके डर हैं, जिनके शक हैं, जिनको भी कुछ पूछना है या कुछ अपनी तकलीफ बयान करनी है, सबको शामिल करके पूना में या बॉम्बे में बैठेंगे और सब कुछ बाहर जो भी है, जो रेचन है, कैथारसिस, सबके अंदर जो भरा हुआ है उसके कैथारसिस हो जाए अक्रॉस द टेबल, कि सारी चीजें बाहर आ जाएं। तो जो होता था ओशो के सक्रिय ध्यान में, कि जो सेकंड स्टेप था रेचन का, कैथारसिस का, उसके बाद ही फिर जो आखिरी स्टेप था ध्यान का, रिलैक्स होने का, वो संभव हो पाता था। तो मैंने कहा हाँ, ये आइडिया तो बुरा नहीं है, क्योंकि इतनी कैथारसिस के बाद ही ये संभव होगा कि आखिरी स्टेप पे हम रिलैक्स हो जाएं और हम वापस उसी 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 स्थिति में पहुंच जाएं जिस स्थिति में ओशो हमें चाहते होंगे कि हम रहें, एक साथ इकट्ठा, एकजुट होकर ओआईएफ के खिलाफ। तो मैंने वो अपील डाल दी और उस पर कुछ अच्छे रिएक्शन आए, कुछ अच्छी प्रतिक्रियाएं आई।
और फिर शाम को मुझे स्वामी चैतन्य कीर्ति का फ़ोन आया कि मैं बॉम्बे में हूँ और आपकी बिल्डिंग के पड़ोस में ही एक बिल्डिंग है, वहाँ मैं मेहमान हूँ, मैं ठहरा हुआ हूँ, आप चाहें तो मिल सकते हैं। और वो भी ओशो ध्यान प्रतिष्ठान के एक मुख्य ट्रस्टी हैं, स्वामी स्वामी कीर्ति भी। मैंने कहा अभी मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, मीटिंग से लौटते मैं आपको फ़ोन करता हूँ। तो मैंने मीटिंग खत्म बाद उनको फ़ोन किया कि मेरी मीटिंग ख़त्म हो गई, आप अगर फ्री हैं तो मैं आ जाता हूँ। बोले हाँ आ जाओ, मैं यहीं पर रुका हूँ, रात को मैं कल सुबह वापस दिल्ली जा रहा हूँ। मैं गया और उनसे बड़ी अच्छी बातें हुई, फ़ोटो खींचा, गले-वले मिले, बहुत कुछ हैप्पी वगैरह सब मोमेंट हुआ, खाना-पीना हुआ और बहुत सारी बातें हुई। और मैंने कहा देखो कीर्ति, मुद्दा बड़ा सिंपल है। ये जो बाहर का युद्ध है ना ओआईएफ के खिलाफ, वो भी ज़रूरी है, वो महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कॉपीराइट का मामला है और भाषाओं को बेचने का मामला है। और उन्होंने जो इतने 30 साल में जो गलतियाँ की हैं ओआईएफ ने, जो बेवकूफ़ियाँ की हैं, जो ओशो की घोषणा के खिलाफ काम किया है, वो भी एक मामला है। तो वो एक बाहर का तो संघर्ष तो चलना चाहिए, मगर इस बाहर के संघर्ष में जो मूल चीज़ थी ओशो की देशना की, वो ध्यान और हँसबा खेलिबा, हँसना खेलना जो है, हँसता हँस हँसिबा खेलिबा धरिबा ध्यानम जो सूत्र था ओशो का, वो कहीं पीछे रह गया है। द प्लेफुलनेस जो हुआ करती थी, द प्लेफुलनेस, खुद ओशो के अंदर जो थी प्लेफुलनेस, इसलिए जितने जोक्स ओशो ने बोले हैं, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी, उतने शायद ही किसी ने इस पृथ्वी पर कभी बोले हो। और अध्यात्म के क्षेत्र में जो जोक हैं, ये शायद ओशो की शुरुआत है। इसके पहले कभी किसी आध्यात्मिक पुरुष ने जोक्स का इस्तेमाल नहीं किया था अपने व्याख्यानों में। तो मैंने कहा कीर्ति, हमें ये कोशिश करनी पड़ेगी कि सन्यासी ध्यान की ओर लौटे, क्योंकि हुआ ये है कि जिनको ध्यान भी अगर मान लीजिए उपलब्ध हुआ होगा, वो ध्यान उनका अहंकार बन गया है। अब वो लोग जो है शिविर ले रहे हैं, ध्यान सिखा रहे हैं, और उनको कितना ध्यान हुआ है ये उनके स्टेटमेंट से मालूम पड़ जाता है। जो व्हाट्सएप पे जो शब्दों के तीर चल रहे थे, इसमें वो लोग भी थे जो शिविर लेते रहते हैं या जिनके आश्रम हैं, या जिनके जो एक जिम्मेदार एक जगह पे हैं, जो ये दावा करते हैं कि वो ओशो को प्रेम करते हैं और ओशो का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के वचन थे। तो मीटिंग हो गई कीर्ति से, मैंने फ़ोटो भी उन्होंने डाल दिया व्हाट्सएप ग्रुप में, और मेरा स्टेटमेंट भी डाल दिया कि भाई ये 2 दीवाने शहर में कुछ करने आए हैं, वगैरह। उसके बाद जब मैं आके देखता हूँ, तो एक स्टेटमेंट आता है कि अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। यानी मैं ऊँट था और ओशो ध्यान प्रतिष्ठान पहाड़ है। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। तो मैंने कहा तो अभी-अभी हम ये कितनी बड़ी-बड़ी बातें करके आए हैं कि कैसे इस मिशन को रास्ते पे लगाना है, कैसे फासले खत्म करने हैं, कैसे जो अंतर विरोध है वो खत्म करना है, जी, कैसे लोगों को वापस जो उस सूत्र में जोड़ना है, क्योंकि ओशो की माला बिखर गई है। जी, जो सूत्र है वो सूत्र टूट गया है या सूत्र कहीं गायब हो गया है, और जो माला के मनके हैं वो सब अलग-अलग, कोई शिविर ले रहा है, किसी ने आश्रम खोल के बैठा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो मैंने कहा ये क्या तरीका? अभी तो फैसला ये हुआ था कि 7 अगस्त तक कोई कुछ नहीं कहेगा, सब चुप रहेंगे, और मुकदमे की तारीख निकल जाने के बाद बैठेंगे टेबल पे और बातचीत करेंगे, कैथारसिस करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो मुझे लगा कि या तो मेरा इस्तेमाल किया गया है, या मुझे बेवकूफ़ बनाया गया है कि मुझसे अपील डलवा के, या तो मुझे नीचा दिखाने के लिए, या ओआरएस को नीचा दिखाने के लिए, जिससे मेरा संबंध है, जो भी हो उनका एजेंडा जो भी हो, मुझे इसकी बहुत फ़िक्र नहीं है। उस एक सेंटेंस में सब मालूम पड़ गया कि आखिर इसके पीछे क्या राजनीति थी। और तो क्योंकि मैं शायद अकेला व्यक्ति हूँ जिसने दोनों पक्षों को सुना।
आरती राजदान को भी सुना, गोपाल भारती को भी सुना इस तरफ से, शिकायतों के की तरफ से, और स्वामी ध्यान अमीन को भी सुना, मनोज को, और स्वामी चैतन्य कीर्ति को भी सुना। तो मेरे पास दोनों पक्षों का जो था, जो कहानी मेरे सामने थी, एंड आई कुड मेक आउट, आई कुड डिसाइड। और मुझे ताजुब ये हुआ कि दोनों ओर की बातों को देखने के बाद मुझे लगा कि आरती राजदान ज्यादा सच बोल रही है, गोपाल भारती ज्यादा सच बोल रहे हैं। तो मैंने एक संदेश लिखा दोनों को, ध्यान अमीन को भी और चैतन्य कीर्ति को भी, कि भाई मुझे ऊंट होने से कोई परहेज नहीं है, और तुमको पहाड़ होना मुबारक हो। ओशो ध्यान प्रतिष्ठान को पहाड़ होना मुबारक हो, क्योंकि पहाड़ों को संवेदनशील होने का खतरा नहीं रहता जी। और जो पत्थर हैं उनको किसी को चोट पहुंचाने का अधिकार हो जाता है। तो आपका पहाड़ होना आपको मुबारक हो, आपकी असंवेदनशीलता आपको मुबारक हो। मैं ऊंट होने में खुश हूँ। और ये मैंने दोनों को मैसेज भेज दिया, और उसके बाद मैं उस ग्रुप से बाहर हो गया, ओशो ध्यान प्रतिष्ठान से भी और ओशो मैसेंजर से भी। तो ये जो राजनीति है, ये जो खेल चल रहा है कि एक तरफ तो ये है कि हाँ, हमको सबको एक होना चाहिए OIF के खिलाफ, हमारा मकसद एक है, मिशन एक है, मुद्दा एक है, हम क्यों फिर आपस में लड़ रहे हैं। और अगर आप कुछ अपील करते हैं कि नहीं चलो बैठ के बात करते हैं, तो उसका जवाब ये आता है कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। हमारी मानवता को उन्होंने, हमारी कायरता मान लिया था, हमारी मानवता को या हमारी उदारता को उन्होंने मान लिया कि मेरी कायरता है कि मैं अपील कर रहा हूँ। तो ये जो चीज है ना, ये एक सबूत है। ये मैं एक सबूत के तौर पे बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ हुआ, और ये अभी ये 3-4 दिन पहले की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है। तो ये जो बिखराव है, ये बहुत अशुभ है। ये इसमें किसी का लाभ नहीं होने वाला। और ओशो ध्यान प्रतिष्ठान अगर अपने को समझता है कि वो पहाड़ हैं, तो ठीक है, मुबारक हो उनका पहाड़ होना। हम जो है ओशो की देशना को बचाने के लिए, जो हमारा जो एजेंडा है, जो मुख्य मुद्दा है ORS के पीछे, कि ओशो जो कुछ हमें दे गए हैं, जैसा दे गए हैं, किताबें हैं, ध्यान की विधियां हैं, जो भी हैं, उसको ठीक उसी रूप में संरक्षित करना है, आगे बढ़ाना है, लोगों तक पहुंचाना है, और अगली पीढ़ी के लिए भी छोड़ के जाना है जब भी हम जाएंगे। तो ये स्वामी जी, जब ये आप सारी चीजें देख रहे हैं और लोगों के व्यवहार और ग्रुप में लोगों के वचन जो कुछ भी आ रहे हैं, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, किसी खास तरफ इंगित कर रहा है। फिर आप इसमें प्रेम क्यों ढूंढ रहे हैं? जब आप जान ही रहे हैं चारों तरफ पत्थर हैं, तो फूल ढूंढने की कोशिश क्यों? हाँ, वो मेरी अपनी मजबूरी है, क्योंकि मैं ओशो का शिष्य हूँ। इसलिए, क्योंकि ओशो ने हमें बोला है कि ध्यान और प्रेम के सिवा सब बेकार है, और वो ध्यान होगा तभी फलता है प्रेम, और जो प्रेम गहरा होगा तभी ध्यान फलता है। तो चूंकि मैं ओशो का शिष्य हूँ, तो मैं सारे हालात के बावजूद और उनके बीच में भी वो एक टुकड़ा ढूंढ रहा हूँ कि भाई कहीं तो थोड़ा मिले देखने को प्रेम या ध्यान। ना मुझे ध्यान दिख रहा है, कमाल ये है, और ना मुझे कोई प्रेम दिख रहा है। तो जो चीजें खास ओशो हमें बोल के गए थे, कि बाकी बातें तो ठीक है, उनका बोलना, किताबें, ये वो दुनिया भर जो कुछ ताम झाम था, वो सब सही है, सब सब इंस्ट्रूमेंटल है, उपकरण है। मेन जो चीज हमें हासिल करनी है या अनुभव करनी है, वो है ध्यान और प्रेम। और वही दो चीजें, वो जो कहता कि जो सूत्र मिसिंग है, ओशो की माला का जो सूत्र है, जो धागा है, वो ये ध्यान और प्रेम है, और यही मिसिंग है। बाकी मन के कुछ भी करें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए मन के बिखरे हुए हैं, क्योंकि वो सूत्र खो गया है। फिर मैं 1-2 शब्द कहूं? हाँ, बिल्कुल बोलिए। ऐसा है, प्रेम सम्राटों का काम है, ये भी ओशो ने कहा है, दरिद्रों का काम नहीं है प्रेम करना। ये ओशो का कहा हुआ है, मेरा नहीं कहा है, मैं कुछ नहीं जानता। मेरे गुरु ने कहा है, जब तक तुम अपने से प्रेम नहीं करोगे, तुम धन से प्रेम करोगे, तुम पद से प्रेम करोगे, तुम मदिरा से प्रेम करोगे, तुम मैं से प्रेम करोगे, जिन जिन चीजों को बाहरी देख रहे हो, जो तुम्हारे इंद्रियों का है, उनसे प्रेम के लिए जब तक बाहर जाओगे, तब तक स्वयं के लिए समय नहीं होगा। और ये
स्वयं के लिए समय न होने का मतलब हम अपने से प्रेम नहीं करते, और अगर हमें प्रेम का स्वाद नहीं है तो हम किसी से भी प्रेम नहीं कर सकते। यार वो इसमें हम वही देंगे उसकी जो मेरे पास फिलोसफी में होगा। हमारी ओआरएस मीडिया के टीम मेंबर हैं अग्नि साक्षी जी, जो बिल्कुल। उस समय अवेलेबल नहीं थे, अभी अभी स्टूडियो में हाँ, आए हैं। अभी अग्नि आए, थोड़ा साक्षी लेट जी आए हैं, नमस्कार, आपका स्वागत है। थोड़ा लेट आई हैं। हाँ धन्यवाद, जी, धन्यवाद अग्नि जी, स्वामी जी। आपको कोई सवाल पूछना हो कमलेश जी से तो प्लीज। हाँ हाँ, जी, मेरा तो एक अभी बहुत अभी प्यारा अभी सवाल बोलिए है। पूर्णा जी, अभी आप बोलिए पूर्णा जी, आप कुछ बोल रहे थे। अच्छा, हाँ, वो कुछ बोलना अब चाहते। आप बीच में बोलेंगे तो मुझे ही खत्म करना पड़ेगा। नहीं नहीं पूर्णा, ऐसी बात नहीं है। हाँ, आप कुछ बोलिए, अब सॉरी, बोलिए नहीं नहीं, बस सॉरी थोड़ा होने की कोई मुस्कुराते रहिए जरूरत स्वामी जी, नहीं। सीरियस मत होइएगा प्लीज। क्या चीज? थोड़ा मुस्कुराते रहिए, आप थोड़ा सीरियस हो गए थे। मैं सीरियस तो होता नहीं हूँ। अब मेरी शकल ऐसी परमात्मा ने बना दी है तो मैं क्या करूं अब इसका? बोलना है, ये इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ठीक है मैं सर। तो बहुत ही हल्का फुल्का व्यक्ति हूँ, जी, लेकिन अब शकल ऐसी है तो हम क्या करें? कोई बच्चे भी बात डर नहीं। जाते हों। हाँ, एनीवे, नहीं, जी ठीक है ठीक है। तो स्वामी जी, कमलेश जी से ये मेरा प्रश्न है स्पेसिफिक कि जब हम देख रहे हैं कि सारे गंजे हैं और हम जो है कंघी की फैक्ट्री लगाए बैठे हैं, हम देख रहे हैं सारे अंधे हैं और हम चश्मा लिए वहां बेचने जा रहे हैं, ये हमारी मूढ़ता के सिवा और क्या इसका परिचायक हो सकता है? बिल्कुल। वेरी गुड क्वेश्चन। हमारे सामने दो ऑप्शन है, हमारे सामने दो चुनाव हैं। या तो हम उन्हीं गंजों की भीड़ में शामिल हो जाएं, उन्हीं गंजों की भीड़ में शामिल हो जाएं, या कम से कम जो हमारा धर्म जो कहता है, हमारा अपना हृदय जो कहता है, और हमने जो कुछ भी सुना है, सीखा है ओशो से, उससे अगर कुछ मिलती प्रेरणा, तो हमें अपने तल पे जो हम कर सकते हैं वो करना है, इस उम्मीद में कि शायद शायद कोई जो गंजा है वो सोचे कि यार मुझे बाल उगाना चाहिए, मुझे कोई नई नई कंघी खरीदना चाहिए, हम उसको कंघी बेचेंगे जिसको जो कंघी मांगेगा। अब जब ओशो आए उसके पहले कितने युवा युवा लड़के लड़कियों में अध्यात्म के लिए रुचि थी? कुछ भी नहीं थी, जीरो। मैं खुद उसका सबूत हूँ कि धर्म से मेरा कोई लेना देना नहीं था। अध्यात्म तो बहुत दूर की बात है। अपने घर में मैं बहुत अधार्मिक मानते थे मुझे, मैं कभी किसी पूजा पाठ में शामिल नहीं होता था। ये सब बकवास है, ये मेरा रास्ता नहीं। जी मगर ओशो ने आके जो असंभव था उसको संभव कर दिया। जी सारे जो लड़के लड़कियां जो जो धर्म से दूर हो चुके थे, जो सत्य से दूर हो चुके थे, अचानक उनके सीने में आग लगा दी ओशो ने। तो हमारे सीने में जो आग है ना, अभी भी जल रही है पूर्णा जी, अभी भी जल रही है, आग बुझी नहीं है। और जब तक वो आग जलती रहेगी हम उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। हम चाहे हमारे आसपास कितना भी नेगेटिव वातावरण हो, इन्वायरमेंट हो, चाहे लोग कितने भी नेगेटिव हो, कितने भी पत्थर हो, पहाड़ हो, कोई भी हो, अभी भी मैं उम्मीद नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो आग जो है, वो आग मेरे बस की नहीं है, वो आग ओशो लगा गए हैं। और वो आग बहुत को सही। बुझाना है तो ओशो ही बुझा सकते हैं, मैं नहीं बुझा सकता। तो वो आग की जो उम्मीद है कि चलो कोई बात नहीं, इसके सीने में ना सही तो उसके सीने में सही कोई तो मिलेगा जिसको मैं अपनी आग सौंप के जाऊंगा। तो जो अगली पीढ़ी है ओशो प्रेमियों की या ओशो सन्यासियों की, अगर थोड़ी बहुत हमारे अंदर आग जलती रहेगी तो संभव है कि हम अपनी आग उनके सीने में डाल के जाएं। इसी उम्मीद से तो आप जो कह रहे हैं वो बात सही है। वातावरण इतना नेगेटिव है, इतना राजनीतिक हो गया है, इतनी गुटबाजी हो गई है, इतना बिखराव हो गया है कि आदमी डिसअपॉइंट होना बड़ा स्वाभाविक है। बिल्कुल स्वाभाविक है कि आदमी निराश हो जाए, मगर निराश होना ऑप्शन नहीं है। आई एम सॉरी, मेरे लिए निराश होना ऑप्शन नहीं है, मैं वैसा हूं इसका नहीं। मतलब हम लाठी खाएंगे लेकिन हेलमेट पहन के खाएंगे, हाँ बिल्कुल। आप यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल 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 ठीक है, बिल्कुल। हाँ तो यही पूर्णा नहीं करता, हाँ, नहीं और ये बिल्कुल, पूर्णा के बस की वो बात आपका नहीं ढंग, है। वो आपका ढंग। क्योंकि अगर हमारा गुरु 21 देशों को हिला सकता है, हाँ, उनकी गवर्नमेंट को हिला सकता है, तो क्या हम 2 4 21 22 लोगों को नहीं हिला सकते? एक आध मोहल्ले को नहीं हिला सकते? नहीं बिल्कुल हिला सवाल सकते हैं। उसके लिए अगर हमारे अंदर, जैसा आप कह रहे हैं कि प्रेम,
ये प्रेम का लोग व्यवसाय कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। हकीकत प्रेमी अगर मैंने देखा है तो उन नए नौजवानों में जो ओशो को पढ़ने के बाद अपनी मुमुक्षा लेकर के किसी ठग के पास पहुंचते हैं बिल्कुल और बिल्कुल यही ठग बात। उनके मुमुक्षा, उनके विश्वास, उनके प्रेम का व्यापार करता है। ये हाँ। मैंने देखा है। हाँ, तो आपके हिसाब से और क्या होना चाहिए प्रेमपूर्ण? क्या चीज? अगर आप बोल रहे हो कि कमलेश जी जो प्रेम का एक दिया जो है जलाए रखना चाहते हैं, तो आप बोल रहे हैं ये प्रेमपूर्ण का तरीका नहीं है, तो आप क्या, आपके हिसाब से कैसा क्या होना वो चाहिए? रामायण में तुलसी काका लिख गए हैं, विनय न क्या? मानत जलध जड़ गए 3 दिन बीत, हाँ। बोले राम सकोपि तब भय बिन हूँ ही न प्रीत। जी। That's उनकी it. भाषा में ही उनको जवाब देना। महाराज अर्थ भी बता दें, इतनी बड़ी बात बोली है आपने, चौपाई हाँ, का अर्थ बता दें महाराज। ऐसा है कि जब हाँ, विनम्रता एक सीमा तक ठीक होती है, जी आप सम्मान एक सीमा तक किसी का करें, झुकें वहीं तक जी जहां तक आपके सम्मान को ठेस न पहुंचे, जी और आप उतने तक, लेकिन अगर उसके आगे भी कुछ वो चाह रहा है तो उसका जी एक ही काम है कि उसके अहंकार को इतनी अच्छी से कुटाई कर दो कि वो अहंकार एकदम दूध की तरह बहने लगे। जी और वो कैसे आता है? जब किसी व्यक्ति के हड्डी के अंदर भय घुस जाए तो वो जी जीवन भर सम्मान करेगा, भय से ही करेगा लेकिन करेगा। ये श्री ठीक रामचंद्र का जो है कथन है, तुलसी काका ने रामायण में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, मेरा इसमें कुछ नहीं, लेकिन मुझे जी वो प्रीतिकर लगा। दूसरी बात, हाँ, महाभारत में कृष्ण कहते हैं वीरस्य भोग्या वसुंधरा, जो जी वीर होगा वही इस पृथ्वी का भोग करेगा। जी ये वो कृष्ण जो है अर्जुन को समझा रहे हैं कि तू ये अपना गांडीव वांडीव जो इधर धनुष बाण रख करके और जो शोक व्याकुल हो रहा है ना, ये तुझे शोभा नहीं देता, जी ये वीरों के लिए शोभा नहीं देता है। बहुत सारे शिखंडी ऐसे पैदा हो गए हैं जो भीष्म पितामह की हत्या करने पे तुले हुए, और आगे अपने नहीं खड़े होते, किसी शिखंडी को खड़ा करते हैं और पीछे से तीर चलाते हैं। तीर चला। ये क्या है? अगर दम है ना तो कहो ना हमको, जरा हम देखें तो सही। अरे तुम भी ओशो सन्यासी हो, हम भी तो उसी अखाड़े के हैं, आओ हाँ, जरा दो दो हाथ कर लेते हैं, दम क्या है कि तो देख लेते हैं। बहुत ऐसा सुंदर कभी प्रेमपूर्ण है जी। हमारा बिल्कुल ये विनम्रता हमारी कमजोरी नहीं बननी चाहिए, इसका पूरा यही मतलब हुआ। जो कुछ बिल्कुल मैंने कहा उसका मतलब इतना ही है, हमारी विनम्रता हमारी कमजोरी न बने। दैट्स इट। ठीक है, ठीक है हाँ, प्रेमपूर्ण जी। हाँ, अब मैं अग्नि साक्षी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, आपको अगर कमलेश पांडे जी से कोई सवाल पूछना हो तो प्लीज। जी बिल्कुल। हाँ, मेरा एक छोटा सा सवाल है, हाँ, और हाँ, सवाल ये है कि हाँ, हमारे गुरु ने प्यार करना सिखाया, प्रेम करना सिखाया, और एकदम से ये 2-3 साल में जो भी उथल-पुथल हो रही है, तो स्वामी जी, वेयर आर द लवर्स? आई मीन वेयर इज द लव गॉन वेयर द ओशो हैज टॉट अस? जो हमारे ब्लड में कभी बहता था वो कहाँ चला गया? ये प्रेमी चले कहाँ गए? पहली बात तो ये कि जिसे आप प्रेम कहती हैं वो ना कोई सिखा सकता है और ना सीखना पड़ता है, या तो होता है या नहीं होता है। और जो हमें ओशो दे गए थे वो सिखाने वाली बात नहीं थी, वो हमारे अनुभव की बात थी। वो हमने अनुभव किया था, हम सब ने किया था जिन लोगों ने ध्यान किया था। हुआ ये कि जो मैं पहली बार जो मैंने शुरुआत में ही कहा था कि सारे तामझाम संघर्ष और ये फलां ठका के बीच में ध्यान बहुत पीछे रह गया। ध्यान में किसी को रुचि नहीं रही। रुचि किसमें है? भाषाओं को बचाना है, भाषाओं को, आश्रम को बचाना है, कॉपीराइट का इशू है, सारे सवाल सही है, सबका हल निकालना जरूरी है, सब सही है, मगर ध्यान की कीमत पर नहीं। जी अगर ध्यान खोकर ये मिलता है, और ये ओशो के वाक्य हैं, अगर ध्यान खोकर सारा संसार मिलता है तो मना कर देना, जी और सारा संसार खोकर भी अगर ध्यान मिलता है तो ले लेना। वो बहुत जी सस्ता सौदा होगा।
वो सौदा बड़ा सस्ता होगा। हुआ ये कि सारे जो संघर्ष में एक्शन है, ड्रामा है, राजनीति है, बहुत सारी बातें हैं, विसल ब्लोअर्स हैं, मुकदमेबाजी हो रही है, सब है, और वो सब अपनी जगह ठीक है, होना चाहिए। जो अत्याचार किया है ओआईएफ ने, उसके खिलाफ हम कुछ भी करें, जो भी कर सकते हैं हमें करना चाहिए, और उससे बिल्कुल 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 हमें उससे कोई परहेज नहीं है। और अगर महाभारत होना ही है, श्री कृष्ण भी नहीं रोक पाए थे, भगवान होके भी नहीं रोक पाए थे महाभारत, तो हम किस खेत की मूली हैं। जी। तो अगर महाभारत होना है तो हो, बाहर महाभारत हो, मगर ध्यान की कीमत पे नहीं। और जो खुद श्री कृष्ण गीता में बोले जा रहे हैं कि भाई तू निष्काम होके कर्म कर, उनका मतलब वो ध्यान की भाषा है कि अपने आप को बीच से हटा ले। यू आर नथिंग, यू आर नोबडी। अगर तू सोचता है कि तू सबको मारने वाला है, तू बेवकूफ है, तू अंधा है। इन सबको मारने वाला कोई और है, तू सिर्फ निमित्त मात्र है। तो महाभारत है, होना है तो हो, उसमें कोई संकोच की बात नहीं है। हम महाभारत लड़ेंगे, ओआईएफ से लड़ेंगे, और ओआईएफ से लड़ने के लिए अगर हमें ओशो ध्यान प्रतिष्ठान से भी लड़ना पड़े तो हम लड़ेंगे, बिल्कुल। शायद उससे भी लड़ना पड़े, हु नोज। कभी कभी अपने घर वालों से भी लड़ना पड़ता है। और हुआ क्या, महाभारत में सभी अपने घर वालों से लड़ रहे थे। कोई चाचा है, कोई भतीजा है, कोई नाना है, कोई बेटा है, कोई पोता है, कोई दादा है, सभी अपने रिश्तेदारों से लड़ रहे थे। कोई उसमें अजनबी नहीं था, कोई गैर नहीं था। इसलिए मैं कहता हूं कि ओडीपी भी गैर नहीं है, ओशो ध्यान प्रतिष्ठान भी गैर नहीं है। हम उनको सपोर्ट करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो 7 अगस्त की तारीख है, उसमें ऐसी कोई हमारे बोलने से ऐसा व्यवधान न हो जिसका फायदा उठा ले ओआईएफ वाले। तो हम वो उसके बारे में सावधान रहना है। मगर हमें लगता है कि अगर ओशो ध्यान प्रतिष्ठान कोई गलती कर रहा है, अब कुछ ऐसा काम कर रहा है जो ओशो की निर्देशना के अनुसार नहीं है, ओशो की गाइडलाइंस के अनुसार नहीं है, अगर वो कुछ ऐसा कर रहा है तो हम उनको भी खींचेंगे, उनको भी छोड़ेंगे नहीं, ये बात है। तो वो जो रास्ता बता रहे थे हमें प्रेम पूर्णा, मैं कुछ हद तक राजी हूँ, कुछ हद तक उनसे राजी हूँ कि अगर हमें लगेगा कि ओशो ध्यान प्रतिष्ठान गलती कर रहा है या उस ढंग से काम नहीं कर रहा है जिस ढंग से ओशो की गाइडलाइंस हमें उपलब्ध हैं, तो हम ओशो ध्यान प्रतिष्ठान को भी कटघरे में खड़ा करेंगे कि ये क्यों कर रहे हो। क्योंकि वो भी हमारे गुरु भाई हैं, वो भी कोई गैर नहीं है, वो भी हमारे संबंधी ही हैं, वो हमारे साथी ही हैं। तो हम उनको क्यों छोड़ दें। अगर कोई गलती करता है और हम उसको गलती को देख के इग्नोर कर देते हैं, ये हमारी बेवकूफ़ी है। हमारा कर्तव्य है कि उसकी गलती ठीक करो, उसको बताओ कि भाई तुम्हारा रास्ता गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ये राजनीति का काम नहीं है। और हम ओशो के सन्यासी हैं तो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जो जिस वैसे दिल्ली में केवल राजनीति ही चलती है, राजनीति के अलावा चलता ही क्या है? हाँ, वो दिल्ली का डीएनए है, वो दिल्ली का डीएनए है, वो दिल्ली का डीएनए है। तो ये अच्छा, है कि मेरा एक सवाल था, पूछूं? हाँ हाँ, बोलो बोलो। स्वामी जी, एक मेरे को हमेशा चिंता रहती है कि हम लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ओआईएफ के खिलाफ, हाँ तो हम कहीं ओशो के काम को और ना बिगाड़ दें। मेरा मतलब, जिस हिसाब से ओआईएफ ओशो की एनर्जी को हैंडल कर रही है, हाँ वो उसमें थोड़ा एक मिस्टिसिज्म भी रहता है। और जो प्रोटेस्ट वाले लोग हैं, उनमें एनर्जी की समझ और ओशो की समझ और वो गहराई और डेप्थ और वो सरेंडर, क्योंकि छोटे छोटे फेसबुक के ईगो के लिए लोग बिल्कुल ही हर चीज को ताक पे रख रहे हैं। और थोड़ा सा काम कर दें कि आश्रम के गेट पे प्रोटेस्ट में चले जाएं तो बोलते हैं कि हम ही सब कुछ हैं और तुम लोग नहीं आए थे तो कुछ नहीं है। और यही तो साधना का कहना है कि हम इतने साल से आश्रम में हैं और कीर्ति जी वगैरह बाहर एंजॉय कर रहे हैं और अब वो जबरदस्ती अपने आप को वो बोलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि हम लोग जो हैं, टू बी ऑनेस्ट, हमसे काफी हद तक वो लोग, उन लोगों के अंदर एक डेप्थ है, ग्रेस है और गुरु के प्रति सरेंडर है। उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया है।
तो कहीं हम और ज्यादा खराब ना कर दें। नहीं, मुझे इसका डर बिल्कुल नहीं है कि हम और खराब कर देंगे, बल्कि अगर आपने ये हमारा एजेंडा पढ़ा हो ये ORS का, हमारा जी मूल एजेंडा यही है कि ओशो जो कुछ हमें दे गए हैं, जी उनकी पूरी देशना, ध्यान की विधियां और जो भी है, उसको जी ठीक उसी रूप में, और किताबें भी जो 1991 के पहले जैसी छपती थी ओशो के जी फोटो के साथ, उनको जी उसी रूप में दोबारा सामने लाना है, लोगों के सामने, लोगों तक पहुंचाना है कि ये ओशो की असली देशना है। वो जी नहीं जो आप आजकल लोग सबको रेवड़ी रेवड़ी की तरह सबको बांटते फिर रहे हैं अपने शिविरों में, ध्यान शिविरों में और आश्रमों में। तो जी वो एक मुद्दा है ही, और हम और इसके इसी के बारे में, बल्कि जब ये शुरू किया गया ORS, तो जो मैंने पहला ड्राफ्ट लिखा कि हमारा एजेंडा क्या है, वो यही था। तो मैंने और प्रेम पूना ने जिस पे राजी हुए जी कि ओशो की जो देशना जैसी दे गए हैं एज इट इज, जो जी हमने इसको अनुभव किया है, उसको जी उसी रूप में सुरक्षित करना है। किताबें हों, ध्यान की विधियां हों, जो भी हो, और उसको लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जी लोगों तक जो बात पहुंच रही है शिविरों के द्वारा या कुछ आश्रमों के द्वारा, वो उसमें बहुत मिलावट है। उसमें लोगों ने अपनी अपनी ईगो घुसा के कुछ कुछ का कुछ कर लिया है। अब जी कोई गुरजीएफ कर रहा है, कोई कोई तंत्रा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब सब घालमेल। और अब तो ये है कि जो भी ध्यान शिविर हो रहे हैं बड़े बड़े, दे बिकम ट्रैवल एजेंट्स। दे हैव बिकम लाइक ट्रैवल एजेंट की कश्मीर चलना है, जी थाईलैंड चलना है, यहाँ चलना है, क्रूज वहाँ क्रूज ध्यान पे। से मतलब नहीं है। जी थाईलैंड इम्पोर्टेंट हो गया है, कश्मीर इम्पोर्टेंट हो गया है, जी पहलगाम जाना है, और यहाँ ये करना है, हिमालय में जाना है। जी ध्यान बेचारा कमबख्त वो पीछे रह गया कहीं तो ध्यान, और जी। ये बिकम ट्रैवल एजेंसीज कि तो चलो हम इन यहाँ। चीजों को आप कैसे हैंडल करेंगे स्वामी जी, ये जो सब हो रहा देखिए, है? वो इस हमारे मुद्दे पे है। ORS में वो एक हिस्सा है उसका कि जी जो भी ओशो की देशना के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, जी उसका मिसयूज कर रहा है, जी। उसमें मिलावट कर रहा है, उसको हम एक्सपोज करेंगे, एक्सपोज वेरी करेंगे। वो जो वेरी बात हो रही कि जो डिबेट वगैरह की बात हुई, उसमें सब आएगा। अभी तो हमारी स्वामी आज जी, बात हो रही है, वो इसमें हम। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज तक ओशो की दुनिया में क्या रहा है कि जो हमारी तरफ के लोग रहते हैं वो भले ही गलत करें, लोग उनको एक्सपोज नहीं करते थे। तो क्या आप इस चीज की चिंता नहीं करेंगे कि आपकी तरफ का आदमी, फॉर एग्जाम्पल, कोई बहुत बड़ा नाम है अभी जो कि हाँ, लाखों लोगों को संन्यास दे चुके हैं, और अगर आपको ऐसा लगे कि वो बेसिकली ओशो की देशना को बिगाड़ रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी आप आवाज उठाएंगे क्या? बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें सवाल कौन मेरा मित्र है, कौन मित्र नहीं है, कौन मेरा सम्मान करता है या मैं किसका सम्मान करता हूँ, वो अब बातें इर्रेलेवेंट हो चुकी हैं। वो जी मैंने देख लिया है। जी चाहे वो ध्यान अमीन हो, चाहे वो चैतन्य कीर्ति हो, ये देने दोनों मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, बड़े गहरे मित्र थे। जी और कीर्ति तो मेरे ख्याल है 1971 से मेरे मित्र हैं। जी मैंने असली चेहरे सबके देख लिए हैं, जी असली चेहरे। जी तो क्योंकि एक ये भी खतरा बहुत बढ़ गया है ओशो जगत में जी कि लोगों के दो दो चेहरे हो गए, लोग मुखौटा लगा के घूम रहे हैं। जी और जब फोन करते हैं तो उनकी आवाज अलग होती है, वो जी जब व्हाट्सएप पे लिखते हैं, टिप्पणी करते हैं, तो उनका अंदाज अलग होता है। जी यकीन नहीं होता कि ये वही आदमी है जो जी अभी अभी मुझे फोन पे इतनी इतने मीठी मीठी बात कर रहा था, जी इतना मुलायम था फोन पे, अचानक इतना हार्ड कैसे हो गया? ये कहाँ से निकला जहर? ये जी जो एनर्जी आ रही है, नेगेटिव एनर्जी व्हाट्सएप ग्रुप में, ये कहाँ से आ रही है? जी जाहिर है उनके भीतर दबी तो मेरा उसके जो जो आइडिया था कि टेबल पे बैठ के बात करने का, पूना में या बॉम्बे में, सबको मिला के, आरती जी को भी, राघव को भी, BSR वालों को भी, सबको बुला के, जी वो यही था कि जो जैसे हम जब आपको बदहजमी हो जाए तो उल्टी होती है ना, जी एक बार उल्टी कर दो यार ऑन द टेबल, सबके सामने। जी जो भी है उगल दो, जो भी शिकायतें हैं, दर्द है, शिकवा है, जी डर है, एक दूसरे के खिलाफ जो भी बोलना है बोल के खत्म करो।
जी, सबको धूप दिखा दो कि देखो ये है। अब होगा क्या कि उसके बाद या तो लोग हमेशा के लिए दुश्मन बन जाएंगे अगर वो बेवकूफ हैं तो। अगर जी, उनमें थोड़ी भी समझ होगी, उन्होंने थोड़ा सा भी ओशो को पढ़ा होगा, जिया होगा, पिया होगा, तो उनको लगेगा कि ये कैथारसिस थी और ये निकलना बड़ा जरूरी था। जी, ये निकलना बड़ा जरूरी था। और उसके बाद ही फिर सही बात हो पाएगी ऑन द टेबल, शांति से। जो आखिरी स्टेप होता है चक्री ध्यान का, डायनामिक का, कि जब आप रिलैक्स हो जाते हैं तभी वो सही बात, अभी सही बात हो नहीं सकती। जी, अभी तो सबके अंदर पता नहीं क्या क्या एजेंडा घुसा हुआ है, सबके अंदर क्या क्या सोच घुसी हुई है, राजनीति है या प्लानिंग है कि अच्छा जी, उसने ये कहा तो उसका ये मतलब रहा होगा, उसने ये कहा तो उसका ये मतलब रहा होगा। और एक जो जुमला है, एक जो बड़ा एक मजा हुआ है कि हम लोगों ने ओशो के कुछ वाक्य सीख लिए हैं जी, और उसको हम अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल करते हैं। जी, कि अगर कोई लगता है कि भाई कोई बदमाशी कर रहा है, वॉच योर ईगो। हमें खुद अपने ईगो का पता नहीं, हम दूसरों को ईगो वॉच करने देने लगते हैं कि वॉच योर ईगो। अरे भाई, जी, आपने अपनी ईगो वॉच की है? अब जी, मालूम क्या है कि तुम्हारी ईगो है कि कहीं और गई है कि और मजबूत हो गई है। तो जी, ये हमने, मैं मानता हूँ ये बोलना मुझे बड़ी तकलीफ देता है जी, कि हमने ओशो के साथ गद्दारी की है। स्वामी शिष्य जी, होकर हमने ओशो जो के साथ। आदमी ये कहता है वॉच योर ईगो, क्या वो हाँ, अपने ईगो को देख पाता है कि वो भी और तो वही ये वाक्य अपने ईगो की वजह से ही कह रहा है ना? यही कहा था, मैंने यही कहा था प्रेम आरती पूरा का। वॉच योर ईगो, स्वामी जी ने यही बोला है अभी। वो हाँ, वॉच मैंने तो योर जो ईगो। कह रहा, नहीं, मैंने अगर अपने मैं आपको कह रहा हूं कि वॉच योर ईगो, तो हो सकता है ये मैं ईगो के वशीभूत होकर के ही कह रहा हूं वही ये तो कमलेश जी और बोल मुझे रहे हैं, आपने दिखाई न सुना दे नहीं, रहा वो हूं। यही बोले, मैंने वो यही यही कहा बोले। था उस इंटरव्यू में आरती के दूत, क्योंकि आरती को एक बहुत सीनियर सन्यासिनी माँ ने कहा जी, था कि वॉच योर ईगो। आप जब नाम क्यों नहीं लेते? तो मैंने साफ कहा कि भाई जिसने कहा था तो वॉच योर ईगो, क्या उन्होंने कभी अपना ईगो वॉच किया है? और क्या उन्होंने कभी ओशो ध्यान प्रतिष्ठान के दूसरे ट्रस्टी हैं जिनके खिलाफ आरती की शिकायत है, क्या उनको कभी बोला है कि वॉच योर ईगो, आप क्यों आरती को परेशान कर रहे हो या क्यों उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो? तो वो मैंने उनको बोल तो दिया था और शायद उनको लगा भी होगा बुरा, आई डोंट नो, क्योंकि उनका मैसेज तो आया नहीं मुझे। तो ये जो है कि ये भी एक खतरा है कि हम, कि ओशो की जो देशना है अमृत थी, हमने उसको भी, हमारी कुशलता ये है कि हमने उस अमृत को भी जहर बना लिया है जी, और उसको एक एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, उस अमृत को भी जहर बना के एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं कि वॉच योर ईगो। भाई आपने अपने ईगो वॉच किया, अब अपना ईगो वॉच करने की फुर्सत किसी को नहीं। मतलब ये है, होना तो ये चाहिए था कि अगर आरती राजदान ने शिकायत की थी जी, तो ओडी को आत्ममंथन करना चाहिए था ओशो ध्यान प्रतिष्ठान को कि भाई इस लड़की की बात में कहाँ तक सच्चाई है। और जब मैंने इसका जिक्र किया एक एक स्वामी जी से, फिर आप बोलेंगे नाम क्यों नहीं ले रहे हो, तो वो उल्टे मुझे आरती राजदान के बारे में बताने लगे। ऐसी बातें जो एक महिला के बारे में मैं सोच तक नहीं सकता, बोलना तो बहुत दूर की बात है। अपमानजनक बात है कि ये दिखाता है कि भाई आपका असलियत क्या है, आपका असली चेहरा। मैं नाम ले लूं? ना प्लीज, ये मेरा हिस्सा है। तो क्या है ठीक कि है, ठीक। वो वो असली जो चेहरा है मुखौटे के पीछे वो बाहर मालूम पड़ जाता है। मतलब किसी भी मर्द की पहचान करनी होना बड़ा सिंपल तरीका है। औरतों के बारे में उसकी क्या राय है, बस ये पूछ लो। औरतों के बारे में उसकी क्या राय है, ईमानदारी से पूछ लो, बता। जो भी वो कहेगा वो एक्चुअली उसके व्यक्तित्व के बारे के, उसकी पहचान है, उसकी आइडेंटिटी है कि ये आदमी सच में ऐसा है। सवाल ये जी, नहीं कि वो झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। सवाल है कि वो ऐसी सोच रखता है, इतना भी इम्पोर्टेंट है, इतना भी महत्वपूर्ण है कि हाँ भाई, वो आदमी को डिफाइन करता है। तो ये है कि सबके डबल चेहरे हो गए हैं, मुखौटे वाले चेहरे हो गए हैं। और इसीलिए ये बहुत मुश्किल हो गया है कम्युनिकेट करना कि अगर हम बात किसी से करते हैं वर्तमान, तो हम जी, किससे बात कर रहे हैं? असली चेहरे से बात कर रहे हैं कि मुखौटे से बात कर रहे हैं?
क्योंकि मुखौटा एक भाषा बोलता है, असली चेहरा कुछ दूसरी भाषा बोलता है। जी फोन पे वही जो मुखौटा है बड़ा मीठा बोलता है, बड़ा मुलायम बोलता है, और जब जी वही मुखौटा जब व्हाट्सएप पे जाता है चेहरा, असली चेहरा, तो वहां पे वो जहर उगलता है कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तो स्वामी जी, मैं ये एक और बात की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा कि एक आपको शायद वो ना मालूम हो बात, क्योंकि यू आर वेल टू डू पर्सन, लेकिन कुछ लोग बहुत इनसिक्योर है स्वामी जी। उन्होंने इस प्रोटेस्ट को और ओशो की दुनिया को अपनी रोजी रोटी का साधन भी बना रखा है। बिल्कुल तो इस वजह से वो आपसे कोई और चेहरा दिखाते हैं, पीछा कुछ और चेहरा दिखाते हैं, आउट ऑफ देयर इनसिक्योरिटी। स्वामी देखिए, ये इसमें मेरा बहुत जो मेरा जो मेरी जो सोच है बड़ा सिंपल है जी कि सुरक्षा की आवश्यकता सबको है। जी सुरक्षा की आवश्यकता सबको है। जी अब जैसे हम राइटर्स हैं, बहुत सारे आते हैं राइटर बॉम्बे, एडवाइस पूछते हैं। मैंने कहा देखो, सबसे पहला काम ये करो कि तुम कोई एक सेफ्टी नेट अपने लिए इंतजाम कर लो। सेफ्टी नेट, एक सुरक्षा कवच, कि जी आर्थिक रूप से तुम फिल्मों पर निर्भर मत रहो। फिल्मों जी में कब पैसा आएगा आएगा कि नहीं आएगा, नो वन नोज। तुम या भूखे मरोगे तो या तो वापस लौट जाओगे या यहीं कहीं रोड साइड में पड़े रहोगे। तो पहले मैं तो एडवाइस करता हूँ सारे नए लेखकों को कि एक भेल की दुकान खोल लो, पान की दुकान खोल लो, सब्जी भाजी बेचो, कुछ भी करो। एक पार्ट टाइम नौकरी कर लो, छोटी सी नौकरी कर लो पार्ट टाइम। हॉलीवुड में सारे राइटर्स रात को टैक्सी चलाते हैं, दिन भर लिखते हैं, बड़े जी बड़े राइटर। और एक बार एक फिल्म उनकी हिट हो गई, ऑस्कर वगैरह मिल गया, फिर तो बात खत्म। मगर उस वक्त तक वो रात भर में, मेरे बहुत सारे मित्र हैं हॉलीवुड के राइटर्स, मेरे दोस्त हैं, जी रात को टैक्सी चलाते हैं और दिन में लिखते हैं। हमारे यहाँ जी लोग ईगो समझते हैं कि भाई मैं राइटर हूँ, मैं टैक्सी चलाऊंगा। अरे उल्लू के जी पट्टे, तो भूखे मरोगे, क्या करोगे। तो मैं बिल्कुल तो सही। कहता हूँ, तो मैं ओशो सन्यासियों से, जिन लोगों ने ओशो को दुकान बना रखा है, जी मेरा ये कहना है कि अपनी आजीविका के लिए ओशो को क्यों खराब कर रहे हो, जी ओशो में क्यों मिलावट कर रहे जी हो, ओशो में क्यों अपनी ईगो घुसा रहे हो। जी अगर आजीविका ही चाहिए तो बहुत सारे रास्ते हैं। ये बॉम्बे शहर ऐसा है कि सबको रोटी देता है। जी आपके अंदर योग्यता हो या ना हो, आप भूखे जी नहीं मर सकते, ये पक्का है। जी ये जी इस शहर की गारंटी है कि बम्बई जी में आप भूखे नहीं मर सकते। कुछ जी भी कर लो, 50 रास्ते हैं। दुकान खोल लो, पान की दुकान खोल लो, कोई पार्ट टाइम नौकरी कर लो, और जी ऑप्शन तो इतने चाहे कोई ठिकाना नहीं। जी दुकान का असिस्टेंट बन जाओ, जी सेल्समैन बन जाओ, सेल्स गर्ल बन जाओ, बहुत सारे ऑप्शन है। जी खाली आजीविका के लिए ओशो की देशना के साथ समझौता क्यों कर रहे हो, मेरा ये जी सवाल है। जी क्योंकि ओशो की देशना इतनी महत्वपूर्ण है, और इतने हजार 2,500 साल के बाद कोई हमारे बीच आया था। जी सत्य का स्वाद, समाधि का स्वाद, ध्यान का स्वाद देने के लिए। ये जी मामूली घटना नहीं है। जी ये घटना सदियों सदियों में घटती है, और उस घटना का आप इस तरह मिसयूज कर रहे हो, अपनी आजीविका के लिए, पैसे कमाने के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। इससे ज्यादा घटियापन बात क्या होगी। जी इसे तो छोड़ो, आप तो इंसान भी नहीं हो, जी और वो भी अपने गुरु की। तो कम से कम जी गुरु को इतना महत्व तो दो कि उनकी देशना के साथ समझौता मत करो, उसकी दुकान मत बनाओ। जी आजीविका करनी है, पैसे कमाने हैं, बहुत रास्ते हैं बॉम्बे में, जी 1000 रास्ते हैं बॉम्बे में, जी एक ढूंढो 1000 मिलेंगे। ओशो की देशना को क्यों खराब कर रहे हैं। तो ये जो आपने पूछा आजीविका का, और इसीलिए मैंने जब संन्यास लिया, मैंने ओशो को पूछा। वो जी कितना, ओशो जो है वो कीर्तन मंडली शुरू हो रही थी, लोग अपना जी निकल रहे थे, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के वगैरह वगैरह। तो मैंने पूछा कि ओशो मेरे लिए क्या क्या निर्देश है। तो अपना काम करो, यू डू योर जॉब। वो जो काम जिसके लिए है, मैं उसको वही काम बोलता हूँ। जो वाह काम जिसके लिए नहीं है, वो मैं उसको काम नहीं बोलता। बस तुम ध्यान करो, वाह ध्यान करो, और जो काम कर रहा है वो काम करो, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। और वाह मैंने वही सोचा। उसके बाद फिर मेरी शादी हुई और मेरा काम बढ़ता रहा,
काम और बड़ा होता गया, अलग बात है। तो क्योंकि ये पहले से मेरे मन में था कि मैं आत्मनिर्भर रहूंगा, मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनूंगा, चाहे वो हमारे ओशो सन्यासी हो या ओशो आश्रम हो या कम्यून हो। मैं आर्थिक सुरक्षा के लिए कम्यून पे या आश्रम पे निर्भर नहीं रहूंगा। मैं जो भी अच्छा बुरा काम आता है मुझे उसी काम से अपनी आजीविका निकालूंगा, ध्यान करता रहूंगा। असली मतलब तो ध्यान से है, बाकी चीजों से नहीं है। तो वो जो चीज है कि ये जो दुर्घटना हुई है कि ओशो को लोगों ने दुकान बना लिया है, ये सबसे बुरी घटना हुई जी। और ये काम ओशो सन्यासियों ने किया है, तो खुद ध्यान का कुछ आता पता नहीं है और सबको ध्यान सिखा रहे हैं जी, सबको समाधि का अनुभव करवा रहे हैं। हम जैसे ध्यान नहीं हुआ, रेवड़ी हो गई, लो तुम आधा किलो, तुम लो 1 किलो। कुछ लोग तो स्वामी जी एनलाइटनमेंट के सर्टिफिकेट भी बांटने लगे थे। हाँ बिल्कुल। किसी को कुछ और सवाल तो नहीं पूछना? साक्षी जी, आपको कोई सवाल? हाँ, एक बात हमें कहना था स्वामी जी, वो आप ही के बात का पूरक है। देखिए, आप कहीं जाते हैं, कुछ तो शोरूम एक होता है और एक गोदाम होता है। तो आप शोरूम देखते हैं तो सोचते हैं ये बहुत बढ़िया होगा, कभी गोदाम भी घुस के देख लिया करिए, क्योंकि मेरी आदत है सीधे गोदाम में ही जाता हूँ, जरा देख लूं है क्या क्या, उसके बाद शोरूम देखने आता हूँ कि यहाँ क्या है। तो होता है, सबका अपना अपना तरीका है। मेरा तरीका सीधे गोदाम देखने का होता है कि चल भैया पहले अपना गोदाम दिखा दे, फिर बाद में आते हैं तेरे शोरूम पे। इसीलिए तो आपको रखा है ORS में। हाँ, ये बंदा चाहिए तो गोदाम देखा करे सबके। नहीं स्वामी जी, गोदाम में इसलिए घुसता है, वहाँ सीसीटीवी कैमरे नहीं रहते ना, तो चोरी में आसानी रहती है। बात चोरी की नहीं है, ये अंदर जो लोग रखे हुए हैं ना, मैं उस गोदाम की बात करता हूँ। और जो बाहर दिखाते हैं मीठा मीठा चेहरा, वो अलग। अभी आपको मालूम है क्या हुआ? ठीक है, ये बात किसी दिन पर्सनली जो है हमारा अकेले का करना, तो मैं सारी कहानी बताऊंगा और सबका नाम लेके विधिवत क्या क्या कब कब किया, ये सारा डिटेल दे दूंगा। ठीक है, मजा आ जाएगा। एक नोटिस मेरे को भी आ जाएगा। देख, नोटिस मतलब क्या? वॉच योर ईगो। 55 मिनट हो गए एंड आज अपन अभी खत्म करते हैं। हमको बोलने फेसबुक और यूट्यूब को, प्लीज वॉच योर ईगो। डोंट रिमूव माय चैनल, वॉच योर ईगो। हमारे संदेश दिया, प्लीज वॉच योर ईगो। अभी आपको कुछ बोलना है? हाँ, मैं स्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे बीच ऐसे मैच्योर लोगों का होना बहुत जरूरी है। जो मेरा अपना ऐसा मानना है कि जब मैं पहले आश्रम जाती थी तो वहाँ कोई गाइडेंस नहीं होता था, तो हमारे इस चैनल के जरिए मैं चाहती हूँ कमलेश जी, आप हमेशा हमारी जो नई जनता हमें जो देखती रहेगी, उन्हें एक एक चीज के बारे में पता होना चाहिए। और हमने जो अपना ताओ लाइफ शुरू किया है, उसमें जो मेडिटेशन के बारे में हम जो बताएंगे, एक बहुत बढ़िया तरीका है। बस आप कमलेश जी हमारे साथ हमेशा बने रहें और हमें गाइड करते रहें। एंड बस यही जो है, जो कुछ मैं शेयर कर सकता हूँ वो शेयर करता रहूंगा, अच्छा बुरा जो भी सही गलत जो कुछ मेरे अंदर है या जो भी ओशो दे गए हैं वही तो मैं दे सकता हूँ जी। और क्या है, तो उसके लिए सबका आप जब बुलाएंगे फिर आऊंगा, जब आपके ऊपर है। अग्नि जी ने बहुत ही सुंदर बातें कही हैं, उस सारे शब्द आप मेरी तरफ से भी ले लीजिएगा। ठीक है, We are very fortunate you are here। और एक शब्द में हमारी तरफ से वर्तमान जी, कोई भी लीगल नोटिस आए, कुछ भी आए, खतरा तुम्हारे ऊपर, वो खतरा हम सबके ऊपर है। तुम अकेले नहीं हो, ये कभी मत भूलना कि तुम अकेले नहीं हो। पूरा ORS ग्रुप जो है वो तुम्हारे साथ है। वो लीगल नोटिस हम सबके लिए है, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं। अगर आप किए तो इसकी चिंता मत करना, हम लोग हैं वहाँ पे। नहीं स्वामी जी, मैं प्रेम पूर्णा को दूर ही रखूंगा, मेरे को भगवान नहीं करे कोई नोटिस आए। वैसे मैं लास्ट में एक ही बात कहना चाहता हूँ, जैसे
आश्रम माँ साक्षी जाती थी, कोई गाइड नहीं करता था। उसका हाँ। मतलब ये था कि वो गौतम बुद्ध के लास्ट वर्ड याद दिला रहे थे, अपो दीपो भव। जी बिल्कुल। पर स्वामी जी दिल से हमारी दुआ है आपका स्वास्थ्य ऐसे ही बना रहे और आप हमारे साथ रहें। तो आपकी वजह से एक नई उमंग हम लोगों में आई है, एक नया जोश आया है, एक नई होप आई है। एंड वी आर विथ यू स्वामी जी। कमलेश जी, वी आर विथ यू। थैंक यू, थैंक्स। एंड व्यूअर्स को सभी को बहुत बहुत शुक्रिया ये शो वॉच करने के लिए। और ओआरएस मीडिया को और ओआरएस संघ को आप अपना खुद का संघ मानिए। आप ये सबका है और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई अलग अलग डेजिग्नेशन हैं वगैरह हैं। आप हमसे जुड़िए, प्यार से प्यार में हाथ से हाथ मिला के अपन साथ में चलते हैं। थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर वॉचिंग। और औरों को भी जोड़िए, औरों को भी जोड़िए, औरों को भी सब्सक्राइब कीजिए, बात फैलाइए। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, नमस्कार। थैंक यू कमलेश जी, थैंक यू अग्नि जी, थैंक यू प्रेम पूर्णा जी। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू वर्धन जी।